नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को हरियाणा विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में कहा कि प्रदेश में यदि बिना डिग्री और लाइसेंस के कोई भी अवैध प्रसूति क्लिनिक चलाता पाया जाता है तो राज्य सरकार की तरफ से उसकी जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय प्रदेश के नागरिकों को सुलभ और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है। सीएम सैनी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था और इस दिशा में हरियाणा सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। 76 पेज का जो फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने दादूपुर नलवी नहर जो वो बोल रहे हैं कि दोबारा बनाई जाए, कहीं पर भी नहीं लिखा, कहीं पर एक शब्द भी इसके ऊपर नहीं लिखा। विपक्ष इस बात को लेकर के गुमराह कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि इसको दोबारा बनाई जाए, उसमें कहीं लिखा नहीं गया। मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि वो कम से कम फैसले को तो पढ़ लें, क्यों झूठा आरोप लगाते हैं? तथ्य हैं, तथ्य के ऊपर बात करनी चाहिए। ये थोड़ी है भी गुमराह कर दो किसी को जाकर के। उस सदन की गरिमा है, उसके अंदर हमने कहा भी है मंच के ऊपर, वहां जवाब उनसे मांगा है भी, कहीं हमें लिखित रूप में तो दे दो ना आप। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि वर्तमान में पानीपत में 8.5 एकड़ भूमि पर ईएसआई हॉस्पिटल संचालित है और शीघ्र ही हॉस्पिटल में एक अतिरिक्त ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि पानीपत में औद्योगिक श्रमिकों की संख्या अधिक है, इसके लिए एक अतिरिक्त ब्लॉक की आवश्यकता है। सीएम ने आगे बताया कि शीघ्र ही एक प्रस्ताव तैयार कर ईएसआई हॉस्पिटल पानीपत में अतिरिक्त ब्लॉक के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पानीपत और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 5 सालों में 34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इलाज के लिए उपलब्ध करवाई गई है। जो विधायक जी ने कहा है कि जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है, जरूर हम उसकी जांच कराएंगे और वो देखेंगे कि गलत किसी का ना हो। परंतु जो पैनलिस्ट हॉस्पिटल है माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है। हॉस्पिटल बनाने की बात है क्योंकि वहां पर 8.5 एकड़ लैंड है और हम वहां पर ये ईएसआई का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, चल रहा है, परंतु उसका एक ब्लॉक और भी वहां बनाएंगे। वो भी मैं आज ये बात बोलता हूं क्योंकि वहां पर जो कर्मचारी हैं और वहां पर जो श्रमिक लोग हैं वो इतने ज्यादा संख्या में हैं पानीपत के अंदर, क्योंकि उनको आवश्यकता है एक अच्छे हॉस्पिटल की और वहां जरूर उसकी पूरी प्रपोजल तैयार करके वो हॉस्पिटल बनवाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत राज्य सरकार के पिछले 10 वर्षों में हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने का काम किया है। उन्होंने बताया कि रानिया निर्वाचन क्षेत्र में नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं और ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन गांवों में पेयजल में टीडीएस की मात्रा अधिक है, वहां की जल आपूर्ति को नहर आधारित परियोजना में परिवर्तित कर दिया जाएगा। और आगे उन्होंने कहा कि क्षेत्र से पिछले कुछ समय में पेयजल के 765 सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 39 सैंपल फेल पाए गए हैं। जिन क्षेत्रों में सैंपल फेल पाए गए हैं वहां पर जलापूर्ति को नहर आधारित जलापूर्ति परियोजना से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर जिले में एक वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है। पानी अगर जो टीडीएस की बात कर रहे हैं, टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है, जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने भी उत्तर दिया है कि उसके अंदर कुछ सैंपल फेल हुए और उसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहे हैं। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं, मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि यहाँ की देते तो उसका हम सलूशन निकाल देंगे, उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। हमने कुछ जोड़े हैं, कुछ और है,
वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का कहीं उसका टीडीएस ज्यादा होता है, उसको मिला करके उसको ठीक करके हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने, आपने देखा है कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का जो संकल्प है हम वो लगातार पूरा कर रहे हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत है उसको पूरा करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान छात्राओं के 20 किलोमीटर के अंदर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने की बात पर बोले। उन्होंने कहा कि जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पर एक महाविद्यालय है जहां 300 सीटें खाली हैं। इसके साथ ही पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय जो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिनमें से 404 सीटें खाली हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष से आग्रह है कि वे भी जो है छात्राओं को कॉलेज में एडमिशन के लिए प्रेरित करें। गौरव हैं, खिलाड़ी रही हैं, देश का नाम ऊंचा किया है। जो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि एक तो 2 किलोमीटर के ऊपर हमारा राजकीय महाविद्यालय जुलाना में है, जिसके अंदर 161 सीट खाली पड़ी है। माननीय मंत्री जी का यही आग्रह था कि बेटियों को जरूर प्रेरित करना चाहिए कि आप एडमिशन लें। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय एक मिनट जी। दूसरा, जब खाली इतनी सीटें पड़ी हैं, मात्र जुलाना से 17 किलोमीटर की दूरी पे, हम 20 किलोमीटर की दूरी पे कह रहे हैं, 17 किलोमीटर की दूरी पे इंडस डिग्री महाविद्यालय कनीना में है माननीय अध्यक्ष जी, जिसके अंदर 300 सीटें इसमें खाली पड़ी हैं। यहां एडमिशन हो। एक जो अभी पंडित घासीराम कन्या महाविद्यालय की बात कही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे है, 404 सीटें खाली पड़ी। अभी इतनी सीटें खाली पड़ी हैं। मेरा आग्रह सभी विपक्ष के सभी महानुभाव से निवेदन है कि आप जरूर ये प्रेरित करें कि बच्चियों को भी आप एडमिशन लें, उसके अंदर कहना चाहिए आपने, पक्ष वाले भी करें। हाँ, उधर करनाल में मधुबनी स्थित हरियाणा पुलिस अकादमी के परिसर में 73वें अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर 2024-25 का समापन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शामिल हुए। वॉलीबॉल क्लस्टर का समापन 2024-25 का यहां पर हुआ है, जहां पर मुख्य अतिथि की भूमिका में जो है सीएम सैनी शामिल हुए और हौसला अफजाई भी करते हुए यहां पर दिखाई दी। उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा कि थानेसर नगर परिषद आम चुनाव में चेयरपर्सन और 30 वार्डों के पार्षदों के पदों की मत की गणना के लिए अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। इन आम चुनाव की मतों की गणना का कार्य 12 मार्च सुबह 8 बजे से होगा और इन मतों की गणना के लिए अग्रसेन पब्लिक स्कूल में मतगणना केंद्र बनाया गया है। इस मतगणना केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अग्रसेन पब्लिक स्कूल में थानेसर नगर परिषद के आम चुनाव के मतों की गणना का कार्य 12 मार्च को सुबह 8 बजे शुरू होगा। कल इसके एमसी इलेक्शंस के प्रधान पद और मेंबर के लिए काउंटिंग होगी। इसके लिए समुचित व्यवस्था कर ली गई है। स्ट्रांग रूम पर अभी 2 टियर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं और कल भी पुलिस और सिक्योरिटी के पर्याप्त प्रबंध कल रहेंगे। काउंटिंग एजेंट लगाए गए हैं। मैं काउंटिंग एजेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपना आई कार्ड आज प्राप्त कर लें ताकि कल उनको एंट्री में कोई असुविधा ना हो। उधर करनाल के उपायुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक ने इंद्री में मतगणना केंद्र का निरीक्षण करके कर्मचारी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि मतगणना सही प्रकार से हो, इसके लिए मतगणना केंद्र अंदर के आसपास धारा 144 लगाई गई है। मतगणना केंद्र के आसपास ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे ना हो और शांतिपूर्वक जो है मतगणना करने में लोग भी सहयोग करें।
देखिए, जो स्थानीय निकाय के चुनाव संपन्न हुए थे उनकी कल मतगणना होनी है, तो इस संबंध में मैंने और डीसी साहब ने आज जितने भी हमारे मतगणना केंद्र है उनका जायजा लिया है, ताकि पुख्ता तैयारियां की जा सके और जितने भी काउंटिंग एजेंट्स या जो उम्मीदवार आएंगे या जो हमारे काउंटिंग ऑफिशियल्स आएंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो, मतगणना का सारा कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। सभी लोगों से यह अपील है कि जैसे आपने मतदान के दिन प्रशासन का अच्छा सहयोग किया, हमारा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, मुझे उम्मीद है कि कल भी आप सभी लोगों का सकारात्मक सहयोग मिलेगा और हम इस सारी प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवा पाएंगे। उधर बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र बहुत अच्छा चल रहा है, सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है, विपक्ष बेरोजगारी पर राजनीति न करे, हरियाणा हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष को हरियाणा में बढ़ता हुआ कर्ज दिखाई देता है लेकिन विकास दिखाई नहीं देता। उनकी प्राथमिकता फरीदाबाद जिले के विकास की रहेगी। क्षेत्र में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनवाना और अवैध कॉलोनी बनने पर रोक लगाना भी रहेगा। जो सरकार ने कार्य किए हैं, आप पूर्व में 2014 से 2025 में आप तुलना कर लिए, विकास की दृष्टि से कर लीजिए, आप उद्योग के नाम पे, रेवेन्यू के नाम, उससे आप हर क्षेत्र में देखिए विकास कहाँ हुआ। हर व्यक्ति अपनी बात कहता है, पर आम जनता तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए बनाया कि लोगों ने काम किया है। आम व्यक्ति की सरकार, कभी हरियाणा के कल्पना कोई सरकार बनी, तीसरी बार, पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ, काम किया है तो लोगों ने मत दिया। हरियाणा विधानसभा की मीडिया गैलरी में कैबिनेट मंत्री महिपाल और राव नरबीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दादूपुर नलवी नहर को लेकर कांग्रेस पर लगाए राजनीति के आरोप। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर बार दादूपुर नहर का मसला उठाती है और क्या कुछ कहा उन्होंने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको ही सुनिए। लोगों ने उस वक्त विरोध प्रदर्शन किया था कि भाई हमारी जमीन को जबरदस्ती एक्वायर मत करो, मगर कोई नाक का सवाल बना रखा था। यही नाक का सवाल बना के आप भी आते हैं, गाए बगाए हर सेशन में इसका सवाल लगाते हैं, इस पे चर्चा करते हैं, फिर चर्चा से मुकर जाते हैं, भाग जाते हैं, वॉकआउट करते हैं। कभी भी इन लोगों ने प्रॉपर इसका जवाब नहीं सुना। एक बार दो बार मनोहर लाल जी के समय में 2014 वाली टर्म में इनको तसल्ली से इसका जवाब दिया था, मगर वही बात है कि हम तो ढीठ है, मानेंगे नहीं। रही बात रोहतक के तालाब की, आप बात कर रहे हो, मैं अभी भी कह रहा हूं वहां पे ये अभी भी बात को घुमाएंगे। हमने कहा कि वहां कागजों में कोई तालाब नहीं है, ये कहते वहां तालाब है। भाई हम कब मना कर रहे हैं? तालाब है कि नहीं हम मना नहीं कर रहे हैं, तालाब होगा, हम मना नहीं कर रहे हैं, मगर कागज में तालाब नहीं है। उधर भिवानी में रबी फसल कटाई का सीजन शुरू हो चुका है और भिवानी जिला प्रशासन ने फसल खरीद के सभी प्रबंध कर लिए हैं। सरसों की फसल 15 मार्च से, गेहूं की फसल 1 अप्रैल से और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। गेहूं और सरसों खरीद को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और इस बारे में संबंधित भिवानी जिला प्रशासन ने मार्केट के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि मंडियों में आने वाले किसानों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए विशेष ध्यान रखा जाए। इस बारे में भिवानी मार्केट कमेटी अधिकारी ने कहा कि सरसों की फसल 15 मार्च से, गेहूं की फसल 1 अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों की फसल की सरकारी खरीद होगी और सरकार के निर्देशानुसार फसल की खरीदारी टोकन के हिसाब से होगी। जो रबी का जो कटाई का सीजन है वो शुरू होने वाला है और 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो जाएगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। इसके लिए कुछ दिन पहले ही हमने जो संबंधित अधिकारीगण हैं उसमें सभी एसडीएम साहिबान हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटीज है, डीएमयू हैं और जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी हैं, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन और हैफेड, फूड एंड सप्लाई, सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी और सबको विस्तृत जो अरेंजमेंट्स करने के लिए हमने हिदायत कर दी है। और जो आड़ती हैं उनको भी हमने हिदायत की है
की जो जरूरी चीजें हैं, चाहे उसमें तिरपाल की व्यवस्था करना है और रैक्स की व्यवस्था करना है, साफ सफाई का है, वो हमने उनको दिशा निर्देश दिए हैं। और सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि सरसों की खरीद 15 मार्च से होगी और 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। तो जैसे कि हम हर बार करवाते हैं, इस बार भी कमेटी अपने टाइम से तैयारियां करवा रही है। हमारे यहाँ पे 3 परचेज सेंटर हैं, चांग, धनाना और बांडा एडी, और 2 रेगुलर मंडियां हैं, जैसे भवानीखेड़ा है और भिवानी है। भिवानी के साथ साथ हम हमारी एडिशनल टीएमसी मंडी है, चारा मंडी जिसको बोलते हैं, उसमें भी खरीद करवाई जाती है। तो इसमें खरीद के बारे में हमने अपनी तैयारियां शुरू कर रखी हैं और समय से पहले हमारी तैयारियां कंप्लीट हो जाएंगी। इसमें खरीद में जो है किसान को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। टाइम से उसके गेट पास जारी किए जाएंगे, उनके लिए पानी की पीने की व्यवस्था है और रुकने की व्यवस्था है और जैसे लाइट की व्यवस्था है, सब चीजों में उपलब्ध है। खबर बाडड़ा से है, जहां पर कस्बे के किसान संगठनों ने बाडड़ा के एसडीएम दलजीत सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री नायब सैनी को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि किसानों की मांगों की तरफ अतिशीघ्र ध्यान दें। किसान संगठनों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 13 महीने चले आंदोलन से सरकार ने कुछ भी सीखा नहीं है और आंदोलन समाप्ति पर किए वादे से सरकार पीछे हट रही है। मांग पत्र में किसानों ने लिखा है कि सरकार क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा जारी कर राहत देने का काम करे। किसान संगठनों ने बिजली विभाग के साथ साथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों ने 6 करोड़ रुपए जमा किए जाने के बाद भी उन्हें बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। किसान सभी जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी मांग रख चुके हैं, उसके बाद भी उनको गुमराह किया जा रहा है। इससे लगता है कि जनप्रतिनिधि भी बेबस नजर आ रहे हैं। किसान संगठनों ने कहा कि तुरंत प्रभाव से किसानों की सभी मांगों को पूरा किया जाए, वरना किसानों को मजबूर होकर फिर से सड़क पर आना होगा। मामला ये था जी, हमारा आंदोलन कई सालों से चल रहा है। 13 महीने पहले चला, प्रधानमंत्री ने आश्वासन देकर आंदोलन खत्म करवा दिया, लेकिन प्रधानमंत्री अपने वादे से मुकर गया। आज दोबारा से फिर आंदोलन चल रहा है। आज इसलिए दे रहा है, पूरा हरियाणा पंजाब में सारे ज्ञापन दे रखे हैं, देते हैं लोग और देते रहेंगे। और आगे आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और एक ओलावृष्टि जो 28 तारीख को ओलावृष्टि हुई, उसका तुरंत गिरदावरी करवा कर मुआवजा दिया जाए लोगों को। एक 6 करोड़ रुपए हमारे बोर्ड निगम में भर रखे हैं, उनको आज तक कोई सुध नहीं ली गई है। निगम उनको तुरंत कनेक्शन दे, नहीं तो हम दोबारा, एक बार पहले भी हमने एसडीओ को ताला जड़ा सर, दोबारा फिर जड़ेंगे। 5 दिन का टाइम दे रहे हैं हम। कानून लागू करो, एमएसपी गारंटी का। उधर रादौर नगरपालिका चुनाव की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जिसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली है। आज रादौर एसडीएम और रिटर्निंग अधिकारी ने खुद मतगणना केंद्र का बारीकी से निरीक्षण किया और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बुधवार 12 मार्च को सुबह 8 बजे से रादौर के आदर्श संस्कृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बनाए हुए हॉल में मतगणना का कार्य किया जाएगा, जिसके बाद ईवीएम में बंद रादौर नगरपालिका के 14 वार्डों के पार्षद पदों व चेयरमैन के भाग्य का फैसला होगा। गणना शुरू होनी है प्रेसिडेंट और मेंबर्स के पद की म्युनिसिपल कमेटी के लिए। इसके लिए हमने काउंटिंग हॉल, आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में, हमने सेटअप कर दिया है। इसमें हमने 7 काउंटिंग टेबल्स लगाई हैं, जिसमें पहले हम 4 राउंड की हम काउंटिंग करवाएंगे। 7 राउंड पहले मेंबर के, 7 राउंड फिर 8 से 14 वार्ड के, उसके बाद 1 से 7 प्रेसिडेंट के और फिर 8 से 14 प्रेसिडेंट के। तो 4 राउंड में हमारी कल मतगणना पूरी हो जाएगी। और सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रांग रूम में आप देख रहे हैं कि एचएपी की गार्ड ने मोर्चा संभाला हुआ है। इसके अलावा हमने बाहर भी गेट पर सफिशिएंट पुलिस बल प्रोवाइड कर रखा है, ताकि सुरक्षा में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो। जैसे मतगणना 8 बजे से शुरू होगी, तो हम 7 बजे के आसपास से कैंडिडेट्स की एंट्री, कैंडिडेट्स उनके एजेंट्स की एंट्री है वो स्टार्ट करवा देंगे। खबर सिरसा से है, जहां भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड की तकनीकी समिति की बैठक पौंग बांध पर स्थित विश्राम गृह में हुई। इसमें इंदिरा गांधी नहर सहित सभी सिंचाई प्रणाली के लिए 20 मार्च तक दिए जाने वाले पानी की शेयर का निर्धारण
किया गया। आपको बता दें कि 21 मार्च को चंडीगढ़ में फिर रिव्यू मीटिंग होगी और पौंग बांध पर हुई बैठक में आईजीएनपी के लिए सिर्फ पीने के पानी का ही निर्धारण हुआ है। बांध का जलस्तर डाउन होने का हवाला देते हुए बीबीएमबी ने जो है वर्तमान में चल रहा 2850 क्यूसेक पानी ही देने पर सहमति जताई है, यानी कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। उधर फरीदाबाद के आरपीएस सावना सोसाइटी में पुलिस के सामने जमकर लात घुसे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना फरीदाबाद के बीपीटीपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार सोसाइटी में गाड़ी ले जाने को लेकर झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस जानकारी मिलते ही मामले की जांच में जुट गई है। सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे भूना क्षेत्र में फतेहाबाद रोड पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक स्कॉर्पियो गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई और पलट गई। गाड़ी में 6 दोस्त सवार थे। हादसा इतना भयंकर था कि 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हादसा लॉर्ड कृष्णा स्कूल के नजदीक तब हुआ जब ये दोस्त सिरसा से टोहाना की ओर लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की रफ्तार काफी तेज थी, जिसके चलते चालक नियंत्रण खो बैठा। उधर फरीदाबाद में नवविवाहिता की मौत का मामले सामने आया है। आपको बता दें कि लड़की के परिवार वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि युवती की 10 दिन पहले ही शादी हुई थी। मरने से पहले विवाहिता ने परिजनों के पास फोन किया था और ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि परिवार वाले उसे जल्द यहां से ले जाएं। जब तक परिजन अपनी बेटी के पास पहुंचते, उससे पहले ही बेटी की मौत की खबर उन्हें मिल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले दहेज में सोने की 4 चूड़ियों और नकदी की मांग कर रहे थे। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर बेटी के साथ मारपीट की जा रही थी। नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का ये मामला फरीदाबाद से सामने आया है, जहां पर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने का आरोप लगाया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही यहां पर युवती की शादी हुई थी और कुछ दिन पहले ही मृतका ने जो है घर वालों से फोन पर बात की थी। उसने सारी घटना जो है फोन पर बताई थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग